बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज इस ट्रांसमिशन का जब हम आगाज़ करें, कुछ स्टोरीज़ हमने आपके लिए इकट्ठी की हैं, वो शेयर भी करेंगे आपसे। जब सबसे पहले हमने बात करनी है UAE की। जब बात हम UAE की कर रहे हैं तो जनाब वहाँ के खलाबाज हैं सुल्तान अल नयादी। इन्होंने खला से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी के खूबसूरत मनाजिर शेयर किए हैं। बहुत प्यारे वो मनाजिर हैं। और जब उन मनाजिर का हम जिक्र करें तो 6 माह से बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन में वो नासा के तवील मिशन पर मौजूद थे। और वहीं से उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा अपडेट शेयर करते हुए ये जो वीडियो है वो हमें दिखाई है। एग्जैक्टली। और शुएब, जहाँ पर वो कहते हैं कि खला में जहाँ से अंधेरा नजर आता है उनको, वहाँ पर 2 जगह जो हैं वो उनको चमकती हुई नजर आई, मक्का मुकरमा और मदीना। तो ये 2 जगह इन्होंने यहाँ की जो है वो कुछ हमें वीडियो और विजुअल्स हम दिखा भी रहे हैं आपको। बिल्कुल, हम दिखा भी रहे हैं अभी। और ये खूबसूरत मंजर हम तक पहुंचा है। हमने सोचा कि हम भी आप सबसे शेयर करें ये मंजर। देखिए रोशनी है जो वहां से निकल रही है और कहां तक जा रही है। बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर हमारे पास है और वो है जनाब मशहूर फिलीपींस के टिकटॉकर हैं फियोना जेम्स। इन्होंने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इस्लाम कबूल किया है। टिकटॉक पर तकरीबन इनके, बल्कि तकरीबन तो नहीं, लाखों इनके फॉलोअर्स हैं। और फियोना ने दुबई के इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर है सतवा, यहाँ पर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम रखा है ज़ैनब। और इन्होंने 8 माह पहले, इससे पहले वो UAE में जो है वो वहाँ पर सेटल हो गई थी, वहाँ पर वो मुंतकिल हो गई थी। और वहाँ पर जब उनको आती थी मस्जिद से आवाज़ें सुनाई देती थी तो वो उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती थी। उसके बाद उन्होंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया और ये इस्लामिक सेंटर जो है सतवा, इसको उन्होंने ज्वाइन किया। और अभी कहा जा रहा है कि वो डिफरेंट सूरतें जो हैं उनको हिफ्ज़ भी कर रही हैं और उम्मीद है कि वो इस महीने जो है वो अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगी। माशाल्लाह जी। और उनके भी कुछ विजुअल्स हमने आपको दिखाए हैं। आप ज़रा बढ़ते हैं आगे। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 11 दिन ईद उल फितर की छुट्टियाँ। ये कहाँ पर है? हमें तो नहीं, ये कहाँ पर है? यहाँ नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, कतर में जी। कतर के शहरी जनाब 11 रोज तक छुट्टियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। कतरी हुकूमत ने आज से तमाम मुलाजिमीन को कहा है जी गो होम एंड एंजॉय। 30 अप्रैल तक छुट्टियां मनाएंगे। और कतरी हुकाम के मुताबिक इन छुट्टियों का इतलाक कतर की तमाम वजारतों, सरकारी इदारों और बैंक्स पर होगा। वैसे पाकिस्तान में क्यों नहीं है छुट्टियां? पहली बहुत छुट्टियां, हुकूमत से पूछो, कहते हैं पहली बहुत छुट्टियां। हाँ, वैसे ये कहते हैं कि हमारे ऐसे डेज आते हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जहाँ पर वैसे ही छुट्टियां मिल जाती हैं। तो कहते हैं बहुत छुट्टियां। और कभी धरना भी आ जाता है और कभी ऐसे प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाते हैं, कभी हालात भी ऐसे, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, छुट्टियां तो कभी कोविड आ जाते हैं। कोविड तो चले पूरी दुनिया में आता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हर मुल्क में डिफरेंट रहा ना, हर मुल्क में उसकी प्लानिंग डिफरेंट हुई, छुट्टियां उसके हिसाब से डिफरेंट हुई। तो आज हम इस ट्रांसमिशन में आगे जब जाएंगे तो इंशाल्लाह हम जिक्र भी करेंगे। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, छुट्टियों का जिक्र करें, तो छुट्टियों से पहले जो रश है मार्केट में, क्या वाकई रश है या कि रश नहीं है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। रमजान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मजेदार रमजान। आज क्या बन रहा है हमारे किचन में? तो चलते हैं किचन यानी समीन की तरफ। समीन, आज क्या है मेन्यू में, क्या बना रही है? जी, आज हम बना रहे हैं शाही मुर्ग। शाही मुर्ग मुसल्लम भी कह सकते हैं। मैं मुसल्लम में इसलिए नहीं बोलूँगी बिकॉज मैं होल चिकन इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और होल चिकन बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। सो अब आपने करना ये है कि मेरे पास नॉर्मल चिकन है जो कि मैंने आधा किलो चिकन ली हुई है और मैंने इसको नॉर्मल बोटी कट में यूज़ किया है। अच्छा, इसको मैंने वही जो मैं हमेशा करती हूँ बिकॉज टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, नमक के साथ और ऑयल के साथ थोड़ा सा पहले इसको फ्राई किया ताकि ये हाफ डन हो जाए। अब हम इसकी फ़ौरन से करेंगे कुकिंग स्टार्ट बिकॉज इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है। और ये शाही है तो ऑब्वियसली इसके जो लवाज़िमात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और शाही मुर्ग, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि शाही चीज़ें, मुगलई, बादशाही, ये सब चीज़ें जब इस्तेमाल नाम जब स्पेसिफिकली लिए जाते हैं जब उनके अंदर कोई बहुत रॉयल या महंगी चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे क्रीम इस्तेमाल हो रही है, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल हो रहे हैं या मक्खन इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि पहले के वक्तों में जब मुगलई दौर थे और जब बादशाह थे तो उनके खानों के अंदर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी जो बहुत अच्छी, कीमती और सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती थी। तो आज की रेसिपी में भी हमारी ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, ये हाफ़ kg चिकन है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि मैंने डाला दही तकरीबन आधा कप, सॉल्ट लेंगे, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट पहले भी ऐड किया था, मैं अभी भी तकरीबन ½ टीस्पून डालूंगी सॉल्ट, लहसुन 1 टीस्पून, अदरक 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च है, कलर बड़ा अच्छा आएगा, तकरीबन ½ टीस्पून डाल दीजिए। पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून डाल दीजिए। चाट मसाला है 1 टीस्पून डाल दीजिए। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून। कुटी हुई काले मिर्चें अबाउट ½ टीस्पून।
और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें केवड़ा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केवड़ा वाटर, जिससे बहुत एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग जो है इसकी खुशबू आएगी। अच्छा, इसको मैंने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप जब घर में इसको बनाएंगे तो आपने थोड़ी देर के लिए इसको, यानी कि आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट करना है लाजमन। मैरिनेट करने से क्या होगा कि जूसेस इसके सब जो हैं वो अंदर बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो आपकी चिकन है वो फुल ऑफ फ्लेवर होगी, जो हमने इतने स्पाइसेस डाले हैं वो बड़े अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। अच्छा, आप चाहें तो इस पॉइंट पे यहाँ पर आप जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं फॉर ऑरेंज, गुड ऑरेंज कलर, बट मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया हमारा मैरिनेट। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ऑयल ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है, अबाउट 1 कप ऑफ ऑयल। और मैंने इस चिकन को, आपके पास घर में तो कच्ची चिकन होगी, ठीक है, तो आपने इसको ज़रा अच्छे से ना फ्राई करना है, खूब अच्छे से इसको अपने भूनना है। उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। सो अबाउट ये आ गया हमारे पास 1 कप ऑफ ऑयल। ये जैसे ही गर्म होता है तो इसको जो है हम, इस चिकन को हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद इसकी बड़ी मज़ेदार सी जो ना ग्रेवी हमारी रेडी होनी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। बादशाही बोला, मैंने आपको शाही बोला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास काजू, बादाम जो हैं वो पिसे हुए रखे हुए हैं, काजू और खशखाश को पीस के रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून ये जाएगा, 1 टेबलस्पून जो है बादाम जाएगा। उसके अलावा भुना हुआ जो है वो ज़ीरा है और ये जायफल जावित्री का पाउडर है, सॉल्ट अगर ज़रूरत महसूस हो तो डालेंगे, छोटी इलायची का पाउडर है, लहसुन अदरक है, चॉप्ड प्याज है जो हमने मसाले के लिए इस्तेमाल करनी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है और हमारे पास देगी लाल मिर्च है और दही है। ऑलमोस्ट वही स्पाइसेस है जो इसमें डालें, पर जब हम मसाला बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। और मैं सर्व करूँगी इसे चावलों के साथ, आप चाहें तो इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, तेल गर्म हो गया, डालडा कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया जी हमारा चिकन। अब इसको तेज़ आंच पे मैंने अच्छे से जो है वो फ्राई करना है कि जो हमने यहाँ पे डाला है दही, वो अच्छे से उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और दही के पानी में और चिकन के पानी में जो है ये गल जाएगा। इसको आप अच्छे से फ्राई होने दें। जो चिकन मैंने पकाने को रखा था वो ऑलमोस्ट जो है गल चुका है ब्रेक में। मैं इसको ढक के करती हूँ साइड पर और अब हम तैयार करते हैं इसका मसाला। देखिए, ये इट्सेल्फ भी ना बड़ा मज़े का लग रहा है शक्ल में। आप चाहें तो मुझे सा बंदा और जिसको ज़रा रूखा रूखा पसंद होता है तो मैं ऐसे भी इसको एंजॉय करूं, बट यहाँ पे हमने इसका बनाना है शाही मुर्ग, तो उसकी प्रॉपर रेसिपी है, हम वो फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, बिकॉज इसमें अच्छा खासा ऑयल जो है वो डाला हुआ है, तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल डाला है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज हम इसके अंदर छोटी डालेंगे। इसको हल्का सा जो है मैं सौते करूँगी, फ्राई करूँगी ताकि अच्छा सा मसाला रेडी हो सके। और जैसे ही मुझे इसकी खुशबू आना शुरू होगी, यानी कि प्याज पकेगी और प्याज की जो खुशबू आएगी, उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर लहसुन और अदरक। पूरा जो स्पाइसेस हमने उसके अंदर डाले हैं वही मैं रिपीट करूँगी दोबारा से इसके अंदर विद सम न्यू स्पाइसेस, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हम मसाला तैयार कर रहे हैं तो थोड़े से नए स्पाइसेस भी होंगे। अब जैसे ये फ्राइंग पर आया ना और जैसे ही पकना शुरू हुआ तो इसकी अच्छी सी खुशबू जो है वो निकलती है। उस टाइम पर आपने ऐड करना है 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून जो है वो अदरक है, ये डाल दिया। ठीक है जी, इसको हमने किया थोड़ा सा फ्राई कि अच्छी सी जो है वो खुशबू आ जाए। अच्छा, और उसके बाद जो है चूल्हा मैं थोड़ा सा करूँगी कम, और चूल्हा कम करने के बाद मैं डालूँगी यहाँ पे जो हमने काजू और खशखाश जो पीस के रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। तकरीबन 5 से 6 काजू हैं और 1 टीस्पून खशखाश है। खशखाश थोड़ी सी कम डालेगा बिकॉज वो थोड़ी सी कड़वाहट की तरफ होती है, अगर आपने ज़्यादा ऐड करी तो हल्का सा तलखाहट आएगी जो अच्छी लगती है। चाहिए बादाम पिसे हुए हैं, तकरीबन 5 से 6 बादाम हैं। तो इनको मैंने हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इनका भी जो एक कच्चा वाला जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। बहुत सारी रेसिपीज़ में आप देखेंगे
कि बादाम और काजू को बॉईल करके पीस किया हुआ है, इट्स ऑब्वियसली एक और स्टेप बढ़ जाता है। तो आई ऑलवेज़ ऑप्ट द ईजीएस्ट वे कि जिसमें इंसान जो है वो कम स्टेप करे और खाना बेहतरीन बने। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं डायरेक्टली इसको रोस्ट कर लेती हूँ विद ऑयल, ताकि जो भी कच्चापन है, मुझे अभी खुशबू आना शुरू हो चुकी है बादाम की और काजू की, जो ये पक रहे हैं यहाँ पे, देखिए बड़ा अच्छा सा इसका एक पेस्ट बन गया। अच्छा, इस पॉइंट पे जब आपको खुशबू आना शुरू हो जाए और यहाँ पे आपको थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगे, तो हमने हाफ़ कप डालनी है दही, और दही के साथ ही तकरीबन हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा है ये देगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, और नमक बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमने उसमें भी नमक ऐड किया हुआ है, ठीक है। और हम नमक को बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं कि अगर नमक हमको कम लगे तो और नमक भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया मसाला तैयार। थोड़ा सा ये पकेगा तो उसके बाद जो है मैं इसके अंदर वो वाली पूरी ग्रेवी जो है वो ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। अच्छा, सर्विंग, इसको हम सर्व करेंगे विद राइस, बॉइल्ड राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको रोटी के साथ या नान के साथ, रोगनी बहुत अच्छा लगेगा रोगनी नान के साथ भी। देखिए अभी थोड़ा सा पेस्ट्री टाइप सा टेक्सचर आ रहा है, क्रीमी एंड पेस्ट्री। क्रीमी टेक्सचर इसलिए है बिकॉज उस पर काजू डले हुए हैं। अगर आपके घर में कभी क्रीम नहीं है ना, तो आप काजू का भी पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो हमने ये वाला चिकन पका के रखा हुआ है, इसको मैंने इसके अंदर कर दिया ऐड, और यहाँ पे ये पकना शुरू हुआ। इसको मैंने अच्छा सा मिक्स देना है। क्या ज़बरदस्त बेहतरीन इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह से शक्ल हो रही है, ज़बरदस्त इसका कलर हो रहा है। ज़रा सा ये अच्छा सा पक जाए। अब जो इसके आखिर के स्पाइसेस हैं वो है जी 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट स्पाइस है। अच्छा, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर, छोटी इलायची 1 टीस्पून, और जावित्री जायफल 1 चुटकी डालेंगे। मेक श्योर ये भी हल्की सी तलखाहट पे होती है, कड़वी होती है, आपने इसको ज़्यादा नहीं डालना। ये सिर्फ खुशबू के लिए होती है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, और ये हमेशा 1 किलो में भी 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डलती है। ये मेरे पास आधा किलो चिकन था, तो इस पर मैंने जो है वो पिंच डाला है। मैं इसको हल्का सा दम पे रखूँगी। बहुत अच्छी जो है ना मुझे खुशबू आ रही है। और यहाँ पे हम अपनी प्लेटर में जो है वो चावल जो है वो सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह जनाब, ये मेरे पास बॉयल राइस हैं जो कि मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं। आप चाहें तो उसके साथ बटरी राइस बना सकते हैं, आप चाहें तो उसके साथ गार्लिक राइस बना सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मेरे पास ईजीएस्ट वे था, टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने यहाँ पे राइस जो हैं वो बॉयल करके रख लिए हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे राइस। उसके बाद हमारी चिकन हो गई है बिल्कुल रेडी, और इसको मैं निकालूंगी, इसको सर्व करूंगी मैं। एक्चुअली इस राइस के ऊपर आपने देखा होगा, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था आपको, कि जो मुसल्लम होता है ना, एक तो वो फुल होता है, ठीक है, और दूसरा वो नॉर्मली जो है वो सर्व होता है राइस के साथ, ठीक है। तो आपने भी जो है वो चाहें तो राइस के साथ सर्व कर लें, चाहें तो इसको आप ऐसे ही सर्व कर लें। दोनों ही सूरतों में ये बहुत मज़े का लगेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा। आपकी ईद के लिए एक बहुत, देखें है तो मुर्ग़े मुसल्लम की ही दूसरी फॉर्म, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि आसान हो गया है, इजी हो गया है। चलें जी, ये हो गया तैयार। थोड़ी सी मैं अपनी डिश जो है वो क्लीन करूँगी यहाँ से, जहाँ पे हमारा थोड़ा सा ऑयल टपका है।
अच्छा जी, ये हो गया तैयार बिल्कुल। और इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। थोड़े से यहाँ पे मेरे पास जो हैं वो बादाम हैं बचे हुए, ठीक है, ये डाल दिए। और साथ में हमें इसके साथ अगर रूह अफ़ज़ा हम सर्व कर दें तो बड़ा ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। खूब ये मसाले वाली हमारा मुर्ग जो है शाही मुर्ग है, और अगर उसके साथ ठंडा ठंडा डाल लें जी रूह अफ़ज़ा तो क्या ही बात आ जाएगी। इसके अंदर मैं 2 क्यूब्स भी डाल देती हूँ बर्फ़ के, तो और अच्छा हो जाएगा। ये देखें जी, तो आज की डिश हो गई है हमारी तैयार। देखते में तो बहुत ही मजे की लग रही है, दिल ललचा रहा है। कभी ना कभी तो हमारे तक पहुंच ही जाएगी। वैसे ये गर्मा गर्म मुर्ग की डिश, लेकिन इसके साथ ठंड भी रखनी है। आज कोई ड्रिंक नहीं है तो ठंड रख विद स्प्राइट, विद एक्स्ट्रा स्प्राइट लेमन मिंट। ठंड रख विद एक्स्ट्रा स्प्राइट लेमन मिंट। जबरदस्त जी, तो ये ट्राई करें। इसके साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमज़ान और आज हम बात करेंगे कॉमेडी के बेताज बादशाह की। सबको पता है मैं किसका जिक्र करने वाला हूँ, वो जो आज हम में नहीं है, ना होकर भी हम में है, उमर शरीफ। उनके बगैर ये इंडस्ट्री अधूरी थी और अधूरी रहेगी, क्योंकि एक जो गैप क्रिएट हुआ ना उनके जाने के बाद, वो गैप कोई फिल नहीं कर सकता। उनका खूबसूरत फ़नकाराना जो सलाहियतों की जब हम बात करते हैं, उसकी वजह से इस दुनिया में, फ़न की दुनिया में अनमिट नकूश उन्होंने छोड़े। थिएटर हो, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, यकसा तौर पर कामयाबियाँ हासिल की। और आज अगर वो ज़िंदा होते तो 63 इयर्स के होते। आज उनकी बर्थडे तो हमने याद कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से उनकी जो एहलिया हैं बिल्कुल ज़रीन उमर साहिबा, उनको हमने प्रोग्राम में आज दावत दी है। उनसे ज़रा आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रीन साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ज़रीन साहिबा। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, आज अगर उमर साहब जिंदा होते, हमारे दरमियान मौजूद होते, अपनी सालगिरह कैसे मनाते? उमर अपनी सालगिरह नहीं मनाते थे, मगर मैं हर साल उनकी सरप्राइज बर्थडे करती थी। और मैं 18 की रात में ही 12 बजे से पहले सब तैयारी कर चुकी होती थी। उनके फ्रेंड्स को, उनके कुलीग्स को, सबको जमा कर चुकी होती थी। और 12 बजे ही उनकी पार्टी होती थी। और कई दफा, क्योंकि उनको पता नहीं होता था कि उनकी बर्थडे हो रही है, लेकिन मैं हर साल 20 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उमर की बर्थडे सेलिब्रेट की है। तो कई दफा ऐसा हुआ है कि उमर बिजी होते थे, शूटिंग में होते थे, तो मैं, और उमर का लाहौर थिएटर था, लाहौर में होते थे, तो मैं उमर को लाहौर लेने जाती थी, यहाँ से कराची फ्लाइट लेके जाती थी, और फिर शाम को साथ में लेके आती थी। अच्छा। और एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती थी हर साल उनकी। अच्छा, तोहफा क्या देती थी? आखिरी तोहफा उनको क्या दिया बर्थडे पे? मैं उनको हर साल ही, क्योंकि उनका शौक उन्हें बहुत था, जैसे उन्हें वॉच का शौक था, तो मैंने उनको लास्ट उन्हें राडो जो है ना वॉच दी थी। उसके अलावा वो कुर्ता शलवार जिस ब्रांड के पहनते थे तो उनके ही लेके आती थी, और पूरी बर्थडे सेलिब्रेट। और उसमें ये होता था कि सब कुछ मैंने ही किया होता था, मतलब ये कि बारबेक्यू का इंतजाम और तंदूर लगते थे, क्योंकि उमर को बड़ा शौक था कि लाइव तंदूर लगे हुए हों और वो वहाँ पे गरम गरम नान आ रहे हों, बारबेक्यू बन रहा हो, तो वो पूरा सारा अरेंजमेंट होता था। तो मैंने लास्ट उनको राडो घड़ी गिफ्ट की थी। अच्छा, गिफ्ट की थी। ये तो कोई दिन ना होगा, कोई लम्हा ना उन्हें याद ना करती हूँ, लेकिन ज़रा कुछ ऐसे दिन जिस तरह आज उनके बर्थडे का जिक्र कर रहे हैं, अब आपने खुद यादें भी कुछ शेयर की, तो ये वो दिन होते हैं जिसमें आपको ना सारा रिकॉल हो जाता है, वो सारी मेमोरीज सामने आ जाती हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। रात को ही मैं उनको इतना मिस कर रही थी, क्योंकि वही 12 बजे जैसे, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, क्योंकि मुझे वो सारी याद आ रही थी। और अपना यही पहला वाकया मैं उनको शेयर कर रही थी कि मैंने फर्स्ट जब सरप्राइज बर्थडे की थी तो मैं किस तरह से मैंने अरेंज किया था। और उमर को इतना शौक नहीं था बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने, अगर मैं करती थी, तो सारी चीजें याद आ रही थी। और यही वजह है कि मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा कि उमर सोच रहे होंगे कि ज़रीन अब तो भूल गई होगी, अब तो मैं नहीं हूँ इस दुनिया में। तो मैंने कहा कि नहीं, इस बार भी उनके लिए सरप्राइज बर्थडे रखी हुई है। हाँ, वैसे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन अब्दुल्ला शाह गाजी जहाँ उनका घर है, जहाँ वो अब रहते हैं, तो वहाँ अभी थोड़ी देर में ही मैं जाऊंगी। वहाँ कुरान खानी रखी है, अफ्तारी रखी है, ताकि मैं उमर को वैसे ही याद रखूं और वैसे ही याद करूं और वैसे उनकी सालगिरह मनाऊं। और हम ज़रूर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ज़रा
कायनात का सबसे खूबसूरत रिश्ता है ना मियाँ बीवी का रिश्ता। जब इसकी हम बात करते हैं, अब एक का चले जाना, ज़िंदगी बहुत मुतासर हो जाती है, बहुत बदल जाती है। अब ये तो नहीं कह सकता एक जुमले में, लेकिन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उनके जाने के बाद क्या महसूस हुआ। ज़िंदगी को जब सोचती हैं, देखती हैं, हालात को देखती हैं, आसपास देखती हैं, वो नहीं होते आपके आसपास, क्या सोचती हैं, क्या महसूस करती हैं? वो शायद बताना मुश्किल है, क्योंकि मेरी शादी ऐसी नहीं थी या हमारा रिश्ता ऐसा नहीं था कि बस शादी हो गई और एक लाइफ चली जा रही है, मियाँ की अपनी रूटीन, बीवी की अपनी रूटीन, लड़ाई झगड़े। तो एक तो मैं उमर के साथ हर वक्त साथ होती थी, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाए, मैं साथ जाती थी। यानी कि अगर वो आपको शो को अभी अगर वो होते और आपको इंटरव्यू देने आए होते तो मैं भी साथ आती। बिल्कुल। तो मतलब मैं हर साथ, हर पल, हर लम्हा होती थी, यानी कि 24 आवर्स मैं उनके साथ होती। तो उमर के जाने के बाद आप यकीन जाने कि मैं, जो मेरी इद्दत का टाइम था, तो मैं 3 से 4 महीने मैं अपने बेडरूम में नहीं सोई, क्योंकि जब मैं उठती थी और मैं देखती थी चारों तरफ, मैं कहती थी उमर नहीं है, कहाँ है। तो वो जो एक वो होता था ना, एक अजीब सी, शायद मैं उसको बयान नहीं कर सकती। और अभी भी जबकि मेरे फैमिली सब आर्टिस्ट वगैरह सब मेरा बहुत ख्याल रखते, मगर वो जाहिर है उमर की कमी, उमर की, और वो क्योंकि उमर हर वक्त हंसते बोलते वैसे ही रहते थे जैसे आप लोग वो थिएटर पे नजर आते हैं ना, हंसाते थे जी। Exactly. हाँ बिल्कुल, अगर वो आपसे मिले तो सेम वो वैसे ही बातें करते थे, हमेशा हंसमुख होते थे और सबको हंसाते थे, सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते थे। ज़री साहिबा, आज तक ऐसी कोई बात उमर साहब की जो आपने शेयर ना की हो या उन्होंने भी कभी शेयर ना की हो, जो आज आप हम सबको बताना चाहें? उमर की बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उमर जितने बड़े आर्टिस्ट थे और जितना दुनिया को उनके बारे में जानना चाहिए था, वो उमर ने भी शेयर नहीं की। और इत्तेफाक देखें कि जो उनके कोलीग्स थे उन्होंने भी शेयर नहीं की। इसीलिए मैंने एक बुक भी लिखी उमर की लाइफ पे, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पब्लिश करूंगी। जी बिल्कुल। जैसे मैं कहती हूँ कि उमर शरीफ जैसा टैलेंट ना नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कोई भी एक ब्रांड, कोई आर्टिस्ट बनता है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। कोई डायरेक्टर होता है, कोई राइटर होता है, कोई अच्छा स्क्रिप्ट, कोई लेकिन उमर शरीफ वो वन मैन थे। उनका स्क्रिप्ट भी खुद, उनका डायरेक्शन भी खुद, और परफॉर्म भी वो जिस तरह करते थे और थिएटर को जिस तरह लाए, मतलब उमर शरीफ वो थे। पाकिस्तान में जब उमर ने थिएटर शुरू किया, उमर शरीफ ने, तो आपने देखा होगा कि जितने फिल्म के थिएटर थे जहाँ पे मूवीज लगती थी, वो सब कन्वर्ट हो गए थे थिएटर में उमर शरीफ की वजह से। स्टेज ड्रामे होने लगे। तो उमर शरीफ के बारे में बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता। और अब मैं जैसे बताऊं, जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी पे उमर जैसे हैं, आप ये जाने 15 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल में 2007 की बात है, जब हम इंडिया गए थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार पे हम गए। अच्छा। तो वहाँ मजार पे जाने से पहले ही इंटर होते हैं जब, तो एक अमीर क्या कहते हैं, अमीर खुसरो जो है रहमतुल्लाह, उनका छोटा सा एक कब्र बनी हुई, एक मजार बना हुआ है छोटा सा, तो वो आता है। फिर जाते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार पे, आप सब लोग जानते होंगे। तो हम वहाँ खड़े हुए दुआ कर रहे थे और उमर कहने लगे, देखो लोग पहले आते हैं और इनके पास आते हैं, अमीर खुसरो के पास, यहाँ दुआ करते हैं और फिर जाते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास। तो देखना एक वक्त आएगा जब मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा, तो लोग पहले मेरे पास दुआ करने आएंगे, मेरे लिए दुआ करेंगे, और फिर अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाएंगे। वो ऐसा ही है, अब ऐसा ही है। मतलब लोग, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पहले उनके पास आते हैं, लेकिन जाते जो भी अब्दुल्ला शाह वो उनके पास जरूर आता है। और सोचिए उनको कैसे पता था कि वो अब्दुल्ला शाह गाजी पे ही उनकी तदफीन होगी, और यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। चलें ज़री साहिबा, आप भी जिस तरह से उनके काम को आगे, जिस तरह आपने किताब भी लिखी, उनकी पर्सनालिटी के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी आप सामने ला रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था और उसी तरह से आप उस रिश्ते को आगे लेकर चल रही हैं, उसके तकद्दुस जो है उसको आपने उसी तरह से रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद थी। और शुएब, हमेशा जब उनका नाम आता है, उनका जिक्र आता है, मुस्कुराहटें हैं, काम याद आता है, काम याद आता है। तो आज उनकी बर्थडे पे पूरा पाकिस्तान उनको याद कर रहा है। बिल्कुल, जब ज़री साहिबा ने बुक के जिक्र किया, तो ज़ाहिर हम जरूर चाहेंगे जिस वक्त किताब लिखी जाए हम जरूर उस पर भी बात करेंगे, उस किताब में क्या क्या है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं ब्रेक से वापस आएंगे, इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब रमज़ान की हम बात करते हैं, तकरीबन पूरा रमज़ान में एक बात करते आए कि तारीख का ये मुश्किल तरीन महंगा तरीन रमज़ान, और ऐसे में सर्विस भी हुए सवीन। और जब हम गैलप सर्वे की बात करते हैं उसके मुताबिक 91% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अशिया की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। हर 10 में से 9 पाकिस्तानी ऐसे जो कहते हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ख़रीदने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई की वजह से बजट मुतासर हुआ है। ये परेशान कुछ सूरत हाल जिससे हम सब दो चार हैं, इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शहबाज राणा ने आज हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमको जानना चाहेंगे सर, ये जो सर्वेज होते हैं ज़रा बहुत अहम होता है, इसका एक इम्पैक्ट होता है। गैलप का ताज़ा तरीन सर्वे सर ये बहुत परेशान कुन सर्वे है, ये मंजरनामा पेश कर रहा है हमारे मुल्क का, हमारी सूरत हाल का, इस पर क्या कहेंगे सर? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, गैलप का सर्वे हो, आप कोई भी सर्वे उठा के इस वक्त देख लीजिए, आपको इसी किस्म का फीडबैक मिलेगा। आप दोनों अभी यहाँ से निकले स्टूडियो से, आप पारा मार्केट आपके ऑफिस के बहुत करीब है, आप कैमरा वहाँ पे लेके चले जाइए, बगैर कैमरे के वहाँ पे चले जाइए। आप जो पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग मॉल्स है जिसपे कहा जाता है कि जो अपर मिडिल क्लास है वो वहाँ से शॉपिंग करती है, वहाँ पे चले जाइए। अक्रॉस द मार्केट्स, अक्रॉस द बोर्ड आपको इस दफ़ा नजर आएगा कि जो लोग हैं वो वाकई महंगाई से वो बुरी तरह उनके वो इफेक्ट हुए हैं। बेशक ऐसे जो है, जो मैंने कुछ लोगों से प्राइवेटली जब आप जाते हैं मार्केट्स में तो आप उनसे बात करते हैं, उनसे तो पता ये चलता है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द जो उनके लेवल है ना शॉपिंग के, उनकी जो सेल्स थी जो पिछले साल रमजान में उनकी सेल्स से तकरीबन कुछ तो 60% तक कह रहे हैं, कुछ 40% तक, एवरेज कोई 40 से 50% जो सेल्स है वो कम हुई है शॉपिंग। और उसकी सबसे बड़ी उसकी जो वजह वही है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है। अब लोगों के पास चॉइसेस हैं। हमारे माशरे में मुख्तलिफ कैटेगरीज है लोगों की, उनके इनकम के हिसाब से अगर आप देखें, एटलीस्ट जो आपकी बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो गरीब तरीन और आपका लोअर मिडिल इनकम ग्रुप आ जाता है, उसमें उनके सबसे ज़्यादा मुतासर इस वक्त हुए हैं। अब उनके सामने चॉइसेस हैं। चॉइसेस उनके पास क्या है कि अब अपने बच्चों को 2 से 3 वक्त का खाना दे सकते हैं। उसके बाद अगली चॉइस बचती है कि अगर उसके बाद कुछ पैसा बचते तो क्या उनकी तालीम पे कुछ खर्च किया जा सकता है। फिर कुछ पैसा बचता है तो उनकी सेहत की बात आती है। अगर कुछ वहाँ से पैसे बच जाए उनके पास, जो कि बहुत मुश्किल है, तो फिर जाके कहीं आप किस किस्म की आपकी जो आपके खुसूसी त्यौहार होते हैं उसके लिए नए कपड़े लेना, जूते, तो ये इस दफ़ा वो सूरत हो गई है। और सोने पे सुहागा ये है कि हुकूमत के अंदर रियलाइजेशन नहीं है। अगर आप कोई आटा स्कीम देख लें या कि एक जो सो कॉल्ड ये एक पेट्रोल स्कीम लाना चाह रहे हैं, ये चीज़ इन मसाइल का हल नहीं है। जो एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए उसके ऊपर कोई तवज्जो मुझे लग नहीं रही। बिल्कुल ऐसा ही है, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है सर। आपने बिल्कुल ऐसी बात की। तनख्वाहदार तबके की बात करें, 50 से 60 हज़ार रुपये एक ज़माने में बहुत ज़्यादा समझे जाते थे कि, और कहा जाता था कि बंदा ये इंसान बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। लेकिन वही अब देखा जाए हालात, तो फ्री आटे के लिए भी 50 से 60 हज़ार रुपये जो शख्स कमाता है वो उसके लिए भी एलिजिबल हो चुका है। तो यकीनन सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। सर हुकूमत कौन सी ऐसी गलतियाँ करी है जिसकी वजह से महंगाई पर काबू पाने में मुसलसल नाकाम हो रही है? देखिए, तरजीहात की बात होती है। हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त तरजीह क्या है? उनकी नंबर 1 तरजीह ये है कि उन्होंने इक़्तिदार में रहना, बाय हुक और बाय क्रूक। कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास मैंडेट है 12 अगस्त 2023 तक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बट वो जो मैंडेट उनका है वो भी आपको पता है जिस किस्म के साथ पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है। वफाक में तो वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं, पंजाब में वो इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है और वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो सारी तवज्जो जो इस वक्त लगी हुई है वो इस बात के ऊपर लगी हुई है कि किस तरीके से पंजाब के जो इलेक्शन है वो डिले किए जाए। अब इसमें सवाल ये बात पैदा होता है कि वजारत खजाना उसका क्या काम है इन चीज़ों से। 2 दिन पहले जब नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग कॉल हुई, जिसमें उन्होंने वो एक और उन्होंने प्लान उन्होंने किया, वो वहाँ पे बनाया और वहाँ से रिकमेंडेशन लिया कि किस तरीके से पैसे नहीं देने। तो मैं कमेटी में बैठा ये सोच रहा था, मेरे सामने वाली जो रो थी, जो गवर्नमेंट की रो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके बैठते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी शख्सियात बैठी हुई थी। वजीर मुमलिकत बराए खजाना, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, 4 वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस बैठे हुए थे। उस दिन पूरी वजारत खजाना जो थी वो उस कमेटी की मीटिंग में थे। उसके बाद वो उस दिन पार्लियामेंट में रहे क्योंकि फिर एक कैबिनेट में मीटिंग हुई, वहाँ पे वो बिल जाना था, फिर नेशनल असेंबली से पास करवा उसको रिजेक्ट करवा के मामले को करना था। तो बात आपका जो सवाल था हुकूमत क्या कर रही है, तरजीहात की बात। अगर तरजीहात यही है
कि हमने अपनी सियासत को तूल देना है, लोग जितना मर्जी वो भाड़ में जाएं, अगर कोई लाइनों में लग के आटा ले रहा है, अगर उसमें 2-4 लोगों की मौत हो जाए तो उससे भी एक इनसेंसिटिविटी आपको नजर आ रही होती है। अगर आप बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, ये आपने उन चीजों पे गौर नहीं करना। जो असल जो बॉटम लाइन है ना, जिसको समझने की जरूरत है, वो ये है कि महंगाई क्यों हो रही है। जब पहले तो आप उसको देख लें, अगर उन फैक्टर्स को जो महंगाई की वजह बन रहे हैं, अगर उनके ऊपर तवज्जो नहीं है, और तवज्जो इस बात के ऊपर है कि जो महंगाई हो गई है, जो पाकिस्तान की 50 साल तारीख की हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इस वक्त चल रहा है 35.4%, तो अगर वो हो गई है तो उससे एक तबका जो गरीब तरीन तबका है उसको आप थोड़ी सी रिलीफ दे देते, तो क्या बाकी जो पाकिस्तानी अवाम है, अगर मैं 5-10% या 15% जो पाकिस्तान के अमीर और अमीर तरीन लोगों उनको मैं निकाल भी दूं, तो जो मिडिल इनकम क्लास है और जो अपर मिडिल इनकम ग्रुप है वो ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो उनके हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है। महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त इसलिए हो रही है कि रुपया आपके काबू में नहीं है। महंगाई पाकिस्तान में इसलिए हो रही है कि हुकूमत मजबूर थी, IMF के प्रोग्राम के तहत उन्होंने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना था, उन्होंने फ्यूल के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने थे। महंगाई की वजूहात ये है। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो ये था कि जो सैलाब आया उसकी वजह से जो फ्यूल सप्लाई उसकी फूड की सप्लाई जो होती है वो डिसरप्ट हुई, उसकी वजह से आपकी खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चौथी चीज तो शहबाज जो कि साहब इसमें चूंकि आपने IMF का जिक्र किया, कतर कलामी की माजरत, तो IMF से अगर डील हो जाती है हमारी, जिसमें ज़ाहिर है हम हर दफ़ा यही सुनते हैं अब के तब हो जाएगी डील, $6 अरब की इंश्योरेंस देनी है, 3 अरब की हमें मिल चुकी है, जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि 1-1.5 अरब और इनको इंश्योरेंस मिल रही है। ऐसे में अगर ये हो जाता है, इंश्योरेंसेज मिल जाती हैं, $6 अरब पाकिस्तान के पास आ जाते हैं और IMF डील हो जाती है, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या इम्पैक्ट है, क्या बेहतरी आएगी? देखिए, इसके दो इसको तरीकों से देखने की जरूरत है। नंबर 1, क्या जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, ये क्या अब ये बहुत बड़ा क्या है, इसके साथ मैं इफ लगा दूं, अगर हो जाता है, ठीक है, कोई छोटा अगर नहीं है, अगर ये हो जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आपकी आती है। आपका रुपया थोड़ा सा मुस्तहकम हो जाएगा, ठीक है, आपका जो इन्वेस्टर होता है उसको थोड़ी सी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मुल्क किस तरफ चल रहा है। लेकिन ये जो पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है, ये कोई 1 से 2 माह से ज्यादा का नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इन एनी केस ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है जून 2023 में खत्म हो रहा है, अगले प्रोग्राम में हुकूमत पाकिस्तान ने जाना है या नहीं जाना, ऑफिशियली इसके ऊपर अभी तक कोई उनका वर्ड नहीं है। जाना पड़ेगा, ये हम सबको पता है। ये हुकूमत जो आपका जो एक रिव्यू है, एक 9th रिव्यू, उसको मुकम्मल करने में उसको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या वो 3 साल का नया प्रोग्राम साइन करने की पोजीशन में है? क्या वो 3 साल के नए प्रोग्राम की पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो पे करने को वो तैयार है? और उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये हुकूमत लेट से ये सिंसियरिटी दिखा भी देती है कि हाँ उसमें पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है और वो पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करने को तैयार और 3 साल का प्रोग्राम साइन कर लेती है, तो फिर अगला सवाल ये आ जाता है, लग तो ऐसे रहा है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे, तो अगर इमरान खान साहब जीत के इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे तो जो नेचुरल हमारे पॉलिटिशियन का कंसर्न होता है, वो कहेंगे फिर हम इनको स्टेबिलिटी प्लेट में रख के क्यों दें? तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं। तो एक तो स्टेबिलिटी ये शॉर्ट टर्म रहेगी, और फिर जब अगर शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी भी रहती है तो इसका आपकी जो मुल्क के अंदर महंगाई है उसके ऊपर एज सच जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव। शहबाज साहब, एक जुमले में अगर हम इसको समझें कि मौजूदा हुकूमत इसलिए स्टेबिलिटी पर काम नहीं कर रही क्योंकि उसे नजर आ रहा है जो हालात हैं, जो सर्वेज हैं, वो बताते हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो कौन सी जमात तगड़ी है। ऐसे में अगर ये हुकूमत अच्छे स्टेप्स लेती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो इसको नुकसान हो जाएगा, किसी और जमात को फ़ायदा हो जाएगा। और अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फॉर दैट मैटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फॉर दैट मैटर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते तो इनको फ़ायदा होगा। ऐसे ही है मेरा ख्याल। इसको कंक्लूड इस तरह करना शायद मुनासिब नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल इनके ऊपर डाउट नहीं करते। इसमें एक फैक्टर तो ये जरूर है कि अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो उसका इनको कितना फायदा होगा और जो अगली हुकूमत बनाएगा उसको कितना फायदा होगा, इस चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये फैक्टर एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा ये स्टेबिलिटी अगर लाने की कोशिश भी इन्होंने की है, जो बिल्कुल की थी इन्होंने फरवरी के में देखा आपने, इन्होंने बहुत तेजी से इकदाम किए थे, बिजली की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें बढ़ाई, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो अब इनके कंट्रोल में नहीं रहे। और उसमें मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं इसको बिल्कुल ये नहीं करूंगा कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो इसलिए हम IMF के जरिए हमें वो सबक सिखा रहा है। मैं इस बात को नहीं, जो पाकिस्तान ने काम करना है, आपने $6 अरब अरेंज करना था, वो तो आपको US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अपने अकाउंट से निकाल के तो नहीं देना ना, वो तो हुकूमत पाकिस्तान को पूरा करना है। वो हो सकता है 6 और हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसमें एक शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी और शायद इनको सूट करे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी शायद इनको सूट ना करे। उससे हटके जो फिर IMF के प्रोग्राम की नीड्स हैं, अगर वो पूरी करने जाते हैं तो फिर वो किसका फायदा होगा? तो इट्स एन ओपन क्वेश्चन एट दिस स्टेज।
तो ऐसे में आवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? अगर एक दो लफ्ज़ों में, सेंटेंसेस में आप इसको कंक्लूड कर सके, वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, हालात है, हुकूमत कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, इस सूरत हाल में आवाम को रिलीफ कैसे मिल सकता है? देखिए, मैं इस बात की कभी भी हमायत नहीं करूंगा कि सब्सिडी दे के और अनटारगेटेड सब्सिडी, जिस तरह की पेट्रोल स्कीम ये लाना चाह रहे हैं, उस तरह की सब्सिडी दे के आपको रिलीफ देने की कोशिश करें, इसका कोई हल नहीं है। बेहतरीन हल एक ही है। टारगेटेड कैसे है शहबाज साहब? पेट्रोल वाली तो टारगेटेड सब्सिडी है ना? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। आपकी टीम के अंदर या इसके अंदर आपने देखा होगा लोगों के पास 660 सीसी गाड़ी होगी किसी के पास। वो जो 660 सीसी गाड़ी है उसकी वैल्यू मेरे ख्याल को 30 लाख तो होगी। एम आई राइट? बिल्कुल, जिसके पास 30 लाख की गाड़ी है उसको सब्सिडी सूट करती है 75 रुपए की। उस बंदे से लेके अब आप अगर मार्केट में जाते हैं बाय रोड्स के ऊपर, आपको 1000 सीसी वाली टैक्सी आपको चलती हुई नजर आती है इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर। बिल्कुल। वो 1000 सीसी वाली गाड़ी होती है, वो पुरानी होती है, वो शायद 90s का कोई मॉडल है, कोई अर्ली 2000 का मॉडल है। वो 1000 सीसी वाला टैक्सी ड्राइवर किसको सब्सिडी देने जा रहा है? जिसके पास 660 सीसी 30 लाख रुपए की है। तो इससे बड़ी अनटारगेटेड स्कीम शायद ही पाकिस्तान में हुई होगी। ओके, ये बिल्कुल एक और इसका जाविया है जी कि वो अनटारगेटेड सब्सिडी है जिसका नुकसान हो सकता है। ये आपकी राय थी, बहुत शुक्रिया। शहबाज राणा साहब साथ मौजूद थे और इस मुआशी सूरत हाल पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, ब्रेक की तरफ बढ़ते रहिए हमारे साथ। रमजान और हम, वेलकम बैक जी। रमजान और हम में खुश आमदीद। वक्त हुआ जाता है सैर करने अपने हमसाये मुल्क अपने हमसाये मुल्क का। आज हम बात ईरान की करने वाले हैं। इंसानी तहजीबों की तारीख में एक अहम मकाम हासिल है। ये मुल्क 4000 क़बल अज़ मसीह में भी बड़ी तहजीबों का मरकज़ रहा है। तो आज इससे मुताल्लिक़ कुछ दिलचस्प इन्फॉर्मेशन के साथ खुरम इलाही ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और तसलसल है, 4000 सालों से इसकी तहजीब चलती आ रही है। तेहरान और मशहद, शिराज, ये सब आबाद हैं, यानी कि इनमें कभी भी ये जो शहर हैं ये मुअत्तल नहीं हुए, ऐसे ही यहाँ इनमें बस्तियाँ आबाद होती रहीं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क, रकबे के लिहाज से दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क। दुनिया के 10% तेल के ज़खायर ईरान में मौजूद हैं। और इस्लाम से पहले जो कदीम तरीन मज़ाहिब में ज़ोरास्ट्रियनिज़्म है वो यहीं से शुरुआत हुई थी, जिनके रहनुमा ज़ोरास्ट्र होते हैं। ज़रतुश्त जिनको कहा जाता है वो भी यहीं से शुरू हुआ था। और अगर हम और जाएं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो बहुत अहम बात ईरान की जुड़ी हुई है वो ये है कि जो 3 वाइज मैन, 3 दाना आदमी, 3 बादशाह, 3 मजूसी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे चर्च ऑफ नेटिविटी में उनके लिए तहाइफ लेके गए थे, वो भी ईरान से हैं। और मार्को पोलो ने जब ईरान का सफ़र किया तो खुसूसन उनके मज़ारात को देखने आए थे। ये तो थी कदीम बातें, यानी कि ईरान जो बाकी मज़ाहिब के लिए फ़ादियत रखता है, हमारे लिए सबसे अहम मज़ारात में से इमाम रज़ा का जो मज़ार है वो मशहद में मौजूद है। और इसके अलावा आपके भाई के हवाले से एक बहुत ही मशहूर मकाम है जो कि शिराज़ में है। और उसे उस जगह को हम समझें, हम कहते हैं कि शाह चराग हैं, यानी बादशाह हैं वो रोशनियों के। आपके भाई अहमद जो हैं वो शहीद कर दिए गए थे और उसके बाद उनकी जो कब्र मुबारक वो छुपी रहती थी। आखिरकार वहाँ एक खातून थी जो जाके देखती थी कि रोशनी कहाँ से आती है। हर जुमेरात को वहाँ पे रोशनी आती थी। आखिरकार उन्होंने उस ज़माने के हाकिम को बताया तो वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि अरे भाई ये रोशनियाँ तो यहाँ से आ रही हैं। तो वहाँ पर फिर एक खूबसूरत मज़ार तामीर किया गया जो कि बहुत ही दिलकश है देखने को। गो के हमारे दिल गमगीन होते हैं क्योंकि शहीद किए गए थे, लेकिन आंखें हैरान रह जाती हैं कि क़ीदतमंदों ने इतना खूबसूरत मज़ार बनवा रखा है अहमद के लिए, जो कि भाई भी थे इमाम रज़ा के। ईरान की बात हो, शायरी की बात हो ना हो, ये नामुमकिन बात है। ईरान अपनी शायरी के हवाले से इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद दोनों द्वार में बहुत बड़े नाम रखता है। शाहनामा फिरदौसी का सबसे बड़ा कलाम है, दुनिया के बड़े तरीन कलाम में शामिल होता है। लेकिन अगर आज इंटरेस्टिंग बात जो मैं सामने नाज़रीन को बताऊँगा वो सादी शिराज़ी के बारे में। सादी शिराज़ी इतने मशहूर थे मगरिब में एक ज़माने में कि इनके नाम पे जो फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, जिनको हम जानते हैं कि कार्नोट उनका नाम है, उनका मुकम्मल नाम है कार्लोस सादी कार्नोट। उनके वालिद सादी शिराज़ी से इतने मुतासिर थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम, जो फादर ऑफ मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स हैं, उनका नाम सादी शिराज़ी पे रखा। और यूनाइटेड नेशन में एक पूरी नज़म जो लटक रही है, जो गुलिस्तान से है, जिसका नाम, जिसके कई अशार हैं, जिसका सबसे आम बनी आदम उस नज़म का नाम है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत और आम मिसरा है। वो ये है कि अगर दूसरे की तकलीफ़ देखे तुम्हारी आंखें नम नहीं होती, तुम कुछ भी हो सकते हो, इंसान नहीं हो सकते। ये यूनाइटेड नेशंस में 2005 में कालीन के ऊपर लिख के लटकाई हुई है। और आप सोचिए कि सादी का जो इम्पैक्ट है वो मगरिब के ऊपर कितना ज़्यादा है। ऐसे जब हम हाफिज़ पर आते हैं तो मगरिब नामुकम्मल रह जाता है हाफिज़ के बग़ैर। और हाफिज़ से गोइटे मुतासिर हुए,
और उससे भी बहुत बड़ा नाम, हाफिज़ से मुतासिर होने वालों में सबसे बड़ा नाम है शेक्सपियर का, इमर्सन का, कि उन्होंने हाफिज़ को पढ़ा, अपनी ज़िंदगी में अपने पास रखा। और हाफिज़ की खूबसूरत लाइन, उसके बाद हम कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे ईरान की। हाफिज़ की खूबसूरत लाइन ये है कि अपनी आवाज़ खो दो ताकि बोल सको, अपनी आंखें दे दो ताकि देख सको, खुद से आगे निकल कर दिखाओ और ज़िंदगी दे दो ताकि ज़िंदा रह सको। तो हाफिज़ आपको खुद से बड़ा होना सिखाते हैं। और सोचें शेक्सपियर ने भी इससे फैज़ क्यों ना हासिल लिया होगा। तो आगे चलते हैं, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं ईरान के पास। बहुत खूबसूरत मनाजिर भी हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ आएँ तो हाथ से बुना हुआ सबसे बड़ा कालीन जो यूएई में है, जो यूएई में है, बिल्कुल वो बना ईरान में ही था। वो मुत्तहिदा अरब अमारात में है, अबू धाबी में है, लेकिन वो है यहीं पे ईरान में। और वो 60,000 स्क्वायर फीट का हाथ से बुना हुआ कालीन है। और उसको जब लेकर जाना था तो 1 नहीं 2 नहीं 9 टुकड़े करने पड़े उसके। और हत्ता कि कालीन इतना बड़ा है कि जब वहाँ जाके बिछाया तब भी उसकी कुछ साइड्स को छोटा करना पड़ा ताकि वो वहाँ पर सेटल हो सके। तो ये बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये टूटता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। ऐसे ही हमने बड़ी चीज़ों की तो बात कर ली, ऐसी दुनिया के जो सबसे छोटे कद वाले आदमी हैं उसका रिकॉर्ड भी ईरान के पास है। उनका नाम अफशीन है। उनकी उम्र अब तकरीबन 21 साल हो चुकी है और उनका कद सिर्फ 2 फुट और 1 इंच है। और वो दुनिया के सबसे छोटे कद वाले आदमी हैं। आपको बड़ी हैरत होती है उनको देखकर। उनको फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब वो छोटे बच्चों के कपड़ों की मॉडलिंग करते हैं। बिग टाइम सॉकर फ़ैन है और ईरान अभी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़बरों में आया हुआ। तो बहुत वीडियोस देखते भी हैं। और ये इनके भाई बड़े अज़ाइम रखते हैं। वो जिस्म छोटा बड़ा अगर ना हो तो जो उलझन तो खोल कर कह दूँ, वजूदे हज़रत इंसान ना रूह है ना बदन। जिस्म के स्टीफन हॉकिंग का जिस्म हिलता ही नहीं था, आसमान देख लिया उसने। तो ऐसे उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं। तो इसी हवाले से वो जब भी किसी को मिलते हैं तो कहते हैं कि फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और जब वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उनको यूएई जाना पड़ा तो दुबई की टॉलेस्ट बिल्डिंग खुसूसन देखने गए। कहते मेरे विश लिस्ट में थी। तो वो अपने कद को अपनी ख्वाहिशात के रास्ते में आने नहीं थे और वो अपने कद से बुलंद ही हैं, कम अज़ कम नज़र भी आता है। तो ये ईरान का एक छोटा सा रिव्यू था जो एक बहुत ही आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, शोधा के लिहाज से, मशहद शोधा की ज़मीन, शायरों के लिहाज से सब कुछ है ईरान के पास। और कदीम तहजीबों की भी आवाज़ें आज तक यहाँ गूंजती हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बात मौजूद थे ईरान की, आज हम बात कर रहे थे। और इस दौरान जब हम बात करते हैं ना कि जब इंसानियत या अपने फलाह के लिए कुछ करना हो, तो उसी से मुझे एक और चीज़ याद है। सभी ने हमने कुछ चंद रोज़ पहले, गालिबन पहले रमज़ान में जिक्र किया था कोका कोला का, जिसने बीड़ा उठाया था कि किस तरह से हमने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। जैसे कि लास्ट ईयर जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह सैलाब के मुतासरीन के लिए प्रोग्राम जो है वो उन्होंने शुरू किया। आज फिर उसका एक अपडेट हमारे पास ये है कि जब हम उस प्रोग्राम का जिक्र करते हैं, जिसके मकसद की बात करते हैं कि सैलाब से मुतासर किसानों की मदद करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जितने ज़रूरतमंद इस वक्त यहाँ पर हैं उनको किस तरह से अफ्तार करवाया, यानी जो अफ्तार नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, उसमें करना सिर्फ ये होता है कि कोका कोला की एक बॉटल जब आप खरीदते हैं तो आप 1 मील डोनेट कर देते हैं। वो 1 मील उस ज़रूरतमंद को मिल जाता है जो कि आपकी तरह और हमारी तरह शायद दस्तरखान जो है वो उस तरह से सजा नहीं पाता। और इस वक्त तक 1,35,000 मील्स जो है वो डोनेट किए जा चुके हैं। तो जनाब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज एक बहुत ही अहम मौजू पर हम बात करेंगे, वो है कि हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे घर में कैसी गुफ्तगू होती है, उस गुफ्तगू से हमारे बच्चों की तरबियत कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जनरली अगर हम देखें, हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, फलानी जगह सेल लगी हुई है। हम और क्या डिस्कस करते हैं, कंपटीशन डिस्कस करते हैं, फलाने के बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ऐसी बहुत सी और बातें हैं जो कि हम जानते हुए या ना जानते हुए डिस्कस तो कर जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन बातों का, उन जुमलों का, उन लफ्ज़ों का, उन लहजों का हमारे बच्चों की तरबियत पर क्या असर होता है। बिल्कुल, ऐसे कौन से मौज़ूआत होते हैं जिन पे हम बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो सारे मसाइल हैं जिनके बारे में बात करते हैं, लेकिन बेहतरी कैसे हो सकती है उसके लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है। मारूफ दानिश्वर है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आप सब इनको जानते हैं, माशाल्लाह मिलियन में इनकी फॉलोइंग है, बहुत अच्छे मौज़ूआत चुनते हैं, उन पर गुफ्तगू करते हैं, अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है सर का। आज इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करें सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कल ही की अगर वीडियो का हम तस्करा करें,
कि घरों में होने वाली गुफ्तगू बदलने की जो आपने बात की, उस पर भी देखा माशाल्लाह बहुत अच्छी रीच है उसकी। और ये ज़्यादा खुशी की बात होती है कि जब इतनी अच्छी बात की जाए तो उसकी रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग उसको सुन भी रहे हों, समझ भी रहे हों और अप्लाई भी कर रहे हों। तो आज हम चाहेंगे सर इस नशिस्त में जितने हमारे नाजरीन हैं हम इसी पर बात करें कि सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं। आपने जो वीडियो का आगाज़ किया अपने फानूस की एग्जाम्पल से किया, हम क्या गलती करें, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे घरों में? देखिए, आप अगर कोई इमारत बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती हम ये कर सकते हैं कि हम उसकी बुनियाद ही गलत बनाएं। अगर बुनियाद में हम ईंटें टेढ़ी रख देंगे ना, तो उसके बाद जो जितनी भी इमारत हम उसके ऊपर तामीर करते जाएंगे तो वो दीवार टेढ़ी होती जाएगी और हर ईंट के साथ दीवार पहले की निस्बत ज्यादा टेढ़ी होती जाएगी। दुरुस्त। इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क ठीक नहीं है, हम पीछे हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, हमारे हालात बहुत पसमानदगी की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक्चुअली ये कह रहे होते हैं कि हमारे यहाँ अक्सरियत लोगों की तरबियत याफ्ता नहीं है। ये तरबियत याफ्ता लोग वो भी, गैर तरबियत याफ्ता लोग वो भी हैं जो सड़क पर रेडी लगा रहे हैं और वो भी हैं जो अवाने इक्तदार में बैठे हुए हैं। वहां से लेकर ऊपर तक जितने लोग हैं उनमें से अक्सरियत उतनी तरबियत याफ्ता नहीं है जितनी तरबियत याफ्ता होना चाहिए। और इसकी बुनियादें हमने 20-25 साल पहले की रखी हुई हैं। आज जो लोग इस वक्त हैंड्स ऑफ अफेयर में हैं, जो पाकिस्तान का बड़ा ताजिर है, जो पाकिस्तान का बड़ा बैंकर है, जो पाकिस्तान का बड़ा सियासतदान है, जो पाकिस्तान का बड़ा फौज का बड़ा आदमी है, जो पाकिस्तान का मीडिया का बड़ा आदमी है, ये सारे या ब्यूरोक्रेट है बड़ा, ये सारे वो लोग हैं जो 40 साल पहले जिनके ऊपर जिस तरीके से पेरेंटिंग करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। क्योंकि अक्सरियत, मैं यानी एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनकी बुनियाद पर यह मुआशरा चल रहा है, लेकिन मुआशरे की अक्सरियत तरबियत याफ्ता नहीं है। और ये तरबियत का अमल शुरू होता है बुनियाद रखने से, और वो बुनियाद घरों में होती है और प्राइमरी स्कूलों में इसकी बुनियाद होती है, उसके बाद वो मुआशरे में आते हैं। तो जो बात मैंने अर्ज की थी कुछ दिन पहले, वो यही, और जिसका आपने भी रेफरेंस दिया है, वो यही बात है कि हमारे घरों में जिस किस्म का माहौल होगा, जिस किस्म की बातें की जाएंगी, जिन चीजों को हम वैल्यू देंगे, वो हमारी बुनियाद का पत्थर बनेंगी और वो हमारे किरदार की तशकील करेगी। जैसे आपने इंट्रो में कहा है, अगर हमारे घर में ये बात हो रही हो कि फलां के कपड़े कैसे हैं, कौन से ब्रांड में सेल लगी हुई है, कहाँ प्लाट सस्ता है, कौन सी गाड़ी के अंदर फीचर ज्यादा हैं, किस जगह पर जो है ये अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, अगर प्रॉपर्टी खरीद के बेची जाएगी, किसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, और अगर हम इस तरह की बातें करेंगे, और बदकिस्मती से जो हमारा मीडिया है उस पर या तो करंट अफेयर हैं जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गुफ्तगू होती है, फ्रस्ट्रेट करने वाली गुफ्तगू होती है, या ड्रामे हैं, और जो एंटरटेनमेंट है वो एंटरटेनमेंट भी मैच नहीं करती हमारे सोशल और रिलीजियस और कल्चरल नॉर्म्स के साथ। इसलिए घरों के अंदर जो गुफ्तगू स्क्रीन के जरिए हो रही है और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बहुत खौफनाक है और हमारे किरदार को बहुत खराब कर रही है। इसी गुफ्तगू को चेंज होने की जरूरत है। अच्छा जावेद साहब, अब ये गुफ्तगू चेंज किस तरह से हो सकती है? क्योंकि एक माहौल घर का सेट हो जाता है, फिर अचानक से उसको तब्दील करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अगर इन हालात में देखा जाए तो हर तरफ सियासी गुफ्तगू चल रही होती है। घर में अगर थोड़ा आप इंटरटेनमेंट की, आपने खुद जिक्र किया कि इंटरटेनमेंट भी उस काबिल नहीं होती कि सब मिलकर देख सकें या बच्चे बैठकर देख सकें। किस तरह से चेंज लाया जाए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जी, मैं आपको ना 2 3 4 1 2 3 4 करके कुछ काम बता देता हूं। ये आप दोनों भी आज से अपने घर में शुरू कर सकते हैं और मैं भी आज से शुरू कर सकता हूं, और जो लोग देख रहे हैं वो भी आज से शुरू कर सकते हैं। उसमें किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है। एक बात यह है कि घर के तमाम अफराद को इकट्ठा करें, रात के खाने पे इकट्ठा कर लें, सुबह नाश्ते पे इकट्ठा कर लें, शाम की चाय पर इकट्ठा कर लें, और घर में तय कर लें कि भाई घर के सारे अफराद जो हैं वो इस टाइम पर इकट्ठे होंगे। अगर लोग बहुत काम करते हैं, रात के 10 बजे रख लें, 11 बजे रख लें, और उसमें करें क्या कि घर का एक बड़ा फर्द कुरान पाक लेकर और उसका एक रुकू तर्जुमे के साथ पढ़े, बाकी तमाम लोग कॉपी लेके बैठें और एज अ स्टूडेंट उसको पढ़ें। उसमें बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिनके बारे में हमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत होगी उलमा से, तो उसको नोट कर लें। बाकी जो कुरान के जो जितने अहकामात हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी जान रखी है कि हम उसको खुद समझकर और फिर उस कुरान खुद हमारा मौलम बन सकता है। तो क्या हम ये बात कर नहीं सकते कि आधा घंटा निकाल लें और वो मैनुअल जो अल्लाह पाक ने जिंदगी गुजारने के दिया वो घर में शुरू कर दें?
आप देखिए घर में सब इंतजार कर रहे होंगे कि आधा घंटा भी कुरान की क्लास होनी है। नंबर 1 ये कर लें। नंबर 2, घर के बड़े अफराद मेक श्योर करें कि रोजाना कम से कम 1 घंटा ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें पैसे को सेलिब्रेट ना किया जा रहा हो, ऐसी गुफ्तगू हो जो बड़े लोगों की गुफ्तगू हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाए, सहाबा के बारे में बताया जाए, सहाबियात के बारे में बताया जाए, फिर कायदे आजम के बारे में बताया जाए, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली, फराज, फैज, गालिब, इनके बारे में बताया जाए, आइंस्टाइन, दुनिया के बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े राइटर्स थे, उनके बारे में बताया जाए। घरों में हमारी गुफ्तगू इल्मी गुफ्तगू हो बस, नंबर 1। दूसरा, हम ये काम करें कि अपने दोस्तों में से अपने बच्चों को उन दोस्तों के पास लेके जाएं कि जो आलिम हैं। आपके दोस्तों में से कोई ऐसा होगा जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होगा, या कहीं आलिम होगा, किसी जगह पे रिसर्चर होगा, तो अपने बच्चों को उस कंपनी में रखें जहां इल्मी लोग रहते हैं। तो ये 2-3 काम है, 1 2 3 ये करना शुरू कर दें। जब हमारे बच्चों का इल्मी माहौल बन जाएगा तो वो खुद ही अपना रास्ता फिर ढूंढना शुरू हो जाएगा। आएगा। बहुत प्यारी बात। सर, आपने जो एक जुमला कहा ना, चूंकि आपको इस वीडियो में भी था, आपने इसमें भी जिक्र किया, पैसे को सेलिब्रेट करना छोड़ दें। ये बहुत अहम बात है। हम जरूर चाहेंगे जरा आगाही दीजिएगा हम तमाम सुनने वालों को कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं, कौन कौन से ऐसे अमल होते हैं जो ये शो करते हैं कि हम पैसे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि पैसे की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास पैसा मौजूद है तो आपके अंदर खैर को जनरेट करने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। फर्ज करें आपके पास वाफिर पैसे हैं तो आप 10 लोगों के घरों में ईद की खुशियां ला सकते हैं, 100 में ला सकते हैं, जितने आपके पास पैसे हैं। तो कतन जब हम ये कहते हैं पैसे को सेलिब्रेट नहीं करना, तो कहीं भी हम पैसे की बुराई नहीं कर रहे, हम कहीं भी पैसा कमाने की मेहनत को गलत नहीं कह रहे। लेकिन गुजारिश ये है कि पैसा एक मीन है, पैसा ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, ये हमारा मीन है, यानी कुछ हासिल करने का एक रास्ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पैसे को ही अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और वो जो ये इस मीन को इस्तेमाल करके जो पर्पस हासिल करना है वो हमारी नजरों से ओझल हो जाता है, और पैसा हासिल करना बजाते खुद एक पर्पस बन जाता है। तो मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों को वो स्किल सिखानी चाहिए कि जिससे वो पैसे कमाएं, जिससे वो बिजनेस करें, उनको अच्छी जॉब मिल जाए, वो पैसे की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। लेकिन साथ हमें उनको ये बताना है कि मेन वैल्यू पैसे की नहीं है, मेन वैल्यू वो है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, यानी सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, ट्रस्टवर्दी होना, एम्पैथिक होना, किसी के दुख को संभालना। ये तब होगा कि जब इस तरह की बातें बच्चों को घर में होती नजर आएंगी और बच्चे इस तरह के तज़किरे को घर में देखेंगे। अगर घर के अंदर एक शानो शौकत को बिल्ड करने के लिए घर के तमाम अफराद लगे हुए हैं, ऐसी सूरत में बच्चों को यह लगेगा कि हाँ, हमें अपने मुलाजमों को दे देने चाहिए कभी कभी तोहफे, हमें गरीब को 10 रुपए दे देने चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि हमें बहरहाल एक ब्रांड के साथ और एक जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये बच्चे खराब देने वाले तो बन सकेंगे, फकीर पर तरस खाने वाले तो बन सकेंगे, मगर गरीब को उठा के अपने बराबर लेके आने वाली उनके अंदर कैरेक्टर डेवलप नहीं। बहुत प्यारी बात। तो ये मेरा अर्ज करने का मकसद है कि घरों में हम ठीक है, जो आपकी जरूरत है आप ले लें, आपको जो भी चाहिए आप ले लें, लेकिन अपने बच्चों को अपने दिल के अंदर भी ये बात डाल के रखिए कि मेन पैसा नहीं है, पैसे के जरिए से जो हम कुछ करते हैं वो है। और ये दुनिया की हर नेमत के साथ देखे ना, सेलिब्रिटीज होते हैं ना, लोग फेमस होते हैं। असल मसला ये नहीं है कि आप फेमस हैं कि नहीं हैं, असल मसला ये कि आपने उस फेम के साथ किया क्या। वाह, आप बहुत मालदार हैं, ये इतना मसला, ये कोई अहम बात माल के साथ किया क्या। तो ये मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत खूबसूरत बात। लेकिन जावेद साहब, यहीं पर एक और चीज़ जहन में आ जाती है, वो ये कि बच्चे आधा टाइम तो घर से बाहर स्पेंड करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे उनकी एकेडमी हो, चाहे वो प्ले ग्राउंड्स हो। कहीं पर जाते हैं बच्चे बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उसके बाद वो घर आ रहे होते हैं। घर में तो आप माहौल सेट कर देते हैं, बाहर के मुआशरे को कैसे ठीक किया जाए? ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहर का मुआशरा उन लोगों की वजह से बनता है जो घर से तरबियत आप लेकर आते हैं। अगर हमने अपने बच्चों के ऊपर प्रॉपर तरबियत की हो और उनका किरदार किया हो, तो वो बाहर जाकर अपना किरदार लोगों में इन्फ्यूज करेंगे। आप देखिए, अगर 5 घरों के बच्चे बाकिरदार होंगे, उनके साथ 5 घरों के बच्चे सड़क पे खेलेंगे, तो ज्यादा इम्कान यह है कि अच्छे बच्चों की वजह से जो बच्चे कम अच्छे थे वो अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। यानी आपने ये इकबाल का शेर सुना होगा कि मोमिन की है पहचान ना, काफिर की है पहचान, कि अफलाक में गुम है,
मोमिन की है पहचान के गुम उसमें है अफलाक। वाह। ये अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर हम घर से स्ट्रांग होकर देखें ना, आप घर से बाहर निकले, आपने जबरदस्त किस्म की जर्सी पहनी हुई है, ऊपर एक लंबा सा वो किया हुआ है, गर्म कोट पहना हुआ है, मफलर लपेटा हुआ है, रेन कोट पहना हुआ है, बाहर जितनी मर्जी बारिश होती रहे आपको सर्दी नहीं लगेगी। हमारे बच्चे बाहर के माहौल से इन्फ्लुएंस इसलिए होते हैं कि वो अंदर से किरदार वाली तरबियत उनको घर से मिली नहीं होती, इसलिए वो वल्नरेबल होते हैं। पानी हमेशा ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ बहता है। हम अपने बच्चों को अगर ऊंची जगह पर बिठा देंगे किरदार के मामले में, तो आप देखिएगा कि वो मोहल्ले में जाकर खराब होने की बजाय लोगों को ठीक करना शुरू कर देंगे। तो घर में हमें पूरा जोर देना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जो एज तरबियत की होती है, हमने उस एज में बच्चों को, ज़ाहिर है बहुत अर्ली एज में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हम अपने ही माशरे में देखते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में वो टिकटॉक हो या किसी और स्किल की बेस पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर बच्चे रोज़गार से वाबस्ता हो जाते हैं। जब तरबियत होनी है, जब उसने मजबूत होना है, जब उसने माशरा तश्कील देना है, उस वक्त वो उन कामों में लग गया है किसी भी वजह से, उसकी वजह से भी तो माशरे में बिगाड़ आता है ना। ये आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं अर्ज करता हूं, जब हम पेरेंटिंग कहते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें बच्चों की तरबियत कैसी करें। पेरेंटिंग का मतलब बच्चों की तरबियत करना नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब पेरेंट्स की तरबियत करना है। हमारा प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। हमारे पेरेंट्स को तरबियत की जरूरत है ताकि उनके सही किरदार की वजह से उसके नतीजे में अच्छे बच्चे डेवलप हों, बाकिरदार बच्चे डेवलप हों। तो यही तो वो बात है जो कि मैं अर्ज कर रहा हूं, और हम बहुत सारे लोग, यानी दोस्त हमारे शोर मचा रहे हैं इस बात का कि हमें मुआशरे में इस बात को एमरजेंसी के तौर पर नाफिज करना पड़ेगा कि कैसे हमें ये बात समझ में आ जाए कि मुआशरे में प्रॉब्लम सड़कें नहीं हैं, बिजली यहाँ नहीं है, अफराते ज़र है, फलां है। इन सब से बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग तरबियत याफ्ता नहीं है। जब हम शिकायत करते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी पर और पॉलिटिशियंस के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर और फलाने के सब तबकों के ऊपर शिकायत करते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसका सिंपल मतलब यह है कि आज से 30 साल 40 साल पहले जो प्रोसेस शुरू करना चाहिए था वो मिन हौसल कौम हमने किया नहीं। अब हम आज से शुरू कर देंगे। अच्छा, अब कैसे करें, कौन करे ये? आप, मुझे मालूम नहीं, आप शादीशुदा होंगे? मैं शादीशुदा हूं जी। 2 बच्चे हैं और आपके, यानी जैसे आपके स्पाउस हैं, आप इन 4 बंदों की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। हम ये 4 बंदे इस तरह के हो जाए ना, जिस तरह के 20 साल के बाद हम पाकिस्तानी हुकूमत चलाने वाले, जिस तरह का कमिश्नर आप चाहते हैं 20 साल के बाद पाकिस्तान में हो, अपने बच्चे को वैसी तरबियत दे। बड़ी सादा सी बात है डॉक्टर साहब कि क्या कहा जाता है, बी द चेंज यू वांट टू सी अराउंड। इसी पर अगर फोकस कर लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत बुनियादी सी बात आपने की है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम क्या देखना चाहते हैं 20 साल बाद इस माशरे में, हमें वही करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल, आप हमारे साथ मौजूद। और यकीनन घर में अगर आप चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चेंज हों, तो आपको खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अब आपसे इजाज़त लेंगे, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।